नमस्कार दोस्तों। फिजिक्स में प्रैक्टिस के बिना अधूरी है प्रिपरेशन। आज लेंगे बहुत सारे सवाल ऑन वेक्टर एडिशन। बात करेंगे एनालिटिकल मेथड जो हम इससे पहले पूरा पढ़ चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, उनका रिजल्टेंट, उसका डायरेक्शन, ये सारी चीजें निकाली जाती हैं। फिर इनको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स में सब्ट्रैक्शन भी देखा, बट मैं सब्ट्रैक्शन को ये नहीं कहूंगा कि आप उसको एक अलग तरीके से याद रखें। सब्ट्रैक्शन को याद रखने का तरीका होना चाहिए एडिशन को कैसे इस्तेमाल करके सब्ट्रैक्शन का जुगाड़ बैठेगा, ये अप्लाई करना। तो हमने सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया और कुछ एग्जाम्पल लिए जिनमें बेसिक बातें की। पहले वी टुक फ्यू एग्जाम्पल्स एंड मैंने चाहे वो क्वेश्चन ने पूछा हो चाहे नहीं, तब भी, क्योंकि एग्जाम्पल का मतलब क्या है मेरे लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम्पल, कि मैं वहां पर आपको दर्शा रहा हूं कि कैसे उस फॉर्मूला के हर एक एस्पेक्ट, हर एक बात को आप समझ सकते हैं। मैग्नीट अगर मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में ए इज मैग्नीट्यूड बी इज मैग्नीट्यूड कहा, तो आप नेगेटिव वेक्टर में उठाकर उसे नेगेटिव पुट नहीं कर देंगे। तो एग्जाम्पल का पर्पस ये था जनरल बातें करना, ताकि हम ये समझ सकें कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें डेटा, जो आपका क्वेश्चन का गिवन डेटा है, उससे आइसोलेट करके रखनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज हम जो सीरीज होगी हमारी, हो सकता है आज का लेक्चर और कल का लेक्चर भी सिर्फ प्रैक्टिस हो, बिकॉज पर्पस ये है कि आपके आंख के सामने से वेक्टर से रिलेटेड इतनी बातें, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, उनके रिजल्ट, उनकी बातें और जितने मार्केट में प्रेवलेंट क्वेश्चन हैं नीट और मेंस के हिसाब से, वो हम खत्म कर सकें, वो हमसे हो सके। चाहे मैं इससे थोड़ा आगे जाकर यह कहना चाहूंगा कि हम वो बातें खत्म कर लें जो इस चैप्टर की वेक्टर रिक्वायरमेंट और बाकी आने वाले चैप्टर्स की वेक्टर रिक्वायरमेंट को खत्म करें, पूरत कर दें भैया, खुशी खुशी वी आर डन। सो लेट्स बिगिन विथ आवर लेक्चर विच इज द प्रैक्टिस सेशन। और ये आप देख चुके होंगे इससे पहले भी मेरे लेक्चर सीरीज में कि मैं प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, रादर देन मैं जब स्टोरी समझाता हूं तो पूरा खोकर वहां आपको स्टोरी के हर एक एस्पेक्ट को बताऊंगा। लेकिन अगर मैं वही करता रह गया तो ये और बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी सुनना, पढ़ना, देखना मजेदार है। इट्स सो मेस्मराइजिंग, ब्यूटिफुल, you'll start seeing that physics happening around you, but still न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन और बात करेंगे पहले एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल आज के दिन का, इससे पहले कई और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक में ले चुके हैं, वेक्टर एडिशन में भी, जहां पर मैंने आपसे एक चर्चा की कि भाई अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री हो और इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो कैसे रूट 3a आता है और रिजल्टेंट बाइसेक्टर पर आता है, कैसे 90 डिग्री हो तो अगर a और a है तो रिजल्टेंट रूट 2a आता है, कैसे 120 डिग्री हो तो अगर आपका a और a इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर है तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर यानी 60 डिग्री और a ही आएगा। ये सारी बातें की। फिर एक जनरल एंगल लेके थीटा 30 डिग्री लेकर उसके बारे में बात कर ली। मीनिंग क्या है रिजल्टेंट का, क्यों रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। अरे भैया क्वेश्चन में तो निकालने को कहेगा लेकिन डायरेक्ट थोड़ी कहेगा। हाँ, यहां के क्वेश्चंस में हो सकता है इन मतलब व्हेन यू आर डीलिंग विद वेक्टर्स मे बी पॉसिबल कि सारे क्वेश्चन सिर्फ आपको वेक्टर की ही बात कर रहे हैं, ये करो ये करो ये करो ये, लेकिन आगे जाकर you'll be dealing with laws of motion, you'll be dealing with projectile motion, you'll be dealing with relative velocity in 2D, you'll be dealing with average velocity over two equal time interval। तो आप इस तरह की चीजों पे चर्चा कर रहे होंगे, वो जज कर रहे होंगे। एंड while doing that आप वेक्टर को एकदम आइसोलेट करके अलग तरीके से नहीं सोचेंगे, इसीलिए उसको हम यहां पर उठा रहे हैं। और पिछली क्लास का एक क्विक रिकैप दिया मैंने आपको, क्या हम पढ़ चुके हैं। तो हमने निकाला था सिंपल दो बातें मैं अपने साथ अब दोबारा से उठा लेता हूं। एक, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर मैं इसी को वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं b वाले को पलटकर माइनस b कह दूंगा और लिखूंगा अंडर रूट a। क्या a वाले को पलटकर मैं माइनस b लिख दूंगा? कतई नहीं। मैं इस केस में थीटा के साथ डील करूंगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि वेक्टर एडिशन के अंदर a और b जो है वो मैग्नीट्यूड है, दे कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड नेगेटिव। तो अगर आप a और b को ऐड कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, a प्लस बी, बट इफ आई सब्ट्रैक्टिंग a माइनस बी, देन माइनस b का मतलब है दैट यू हैव टू रिवर्स दैट वेक्टर।
ना कि उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव पुट कर देंगे। तो हमारे फॉर्मूला में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में थीटा की जगह पर विल पुट 180 माइनस थीटा। और क्यों, इसका डिस्कशन पिछले लेक्चर में जाकर देखिए। तो आज हम शुरू करेंगे, ये था एक क्विक रिकैप पिछले लेक्चर में और छोटा सा अपना ज्ञान जो काफी एक्सपीरियंस, मुश्किलात और बहुत सारे बच्चों के साथ जूझने, उन्हें समझने, खुद को समझाने, जूझना ही कहेंगे, प्रिपरेशन है भाई। दिस इज नॉट अ हैप्पी गो लकी राइड वेर यू विल एंजॉय इट। अरे देयर विल बी डेज जहां फ्लक्चुएशन आएगा, मन नहीं करेगा, बहुत कुछ होगा। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है आज का वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली 12, 5, 13 यूनिट्स एंड a प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज। अच्छा, अब एक तो छोटा सा प्रॉब्लम इसमें ये है, थोड़ा हम इसको यहीं पे मतलब रेक्टिफाई कर दें। ठीक है, कि a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर है अपने पास तीन को, उनका मैग्नीट्यूड है 12, 15 एंड 12, 5 एंड 13। 12, 5 और 13 उनका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और a प्लस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज व्हाट, यानी a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा। अच्छा जी, क्योंकि अगर देखिए, अगर मैं खाली उसको सिंबल ऐसे लिख रहा हूं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो कि वेक्टर है, अगर मैं उसको सिंबलाइज कर रहा हूं तो मैं उसको सिर्फ ऐसे a लिख कर नहीं, मुझे या तो ऐसे करना चाहिए या एकदम बोल्ड लेटर्स में लिखना चाहिए उसी क्वांटिटी। अब मैं यहां यही रंगता रह जाऊं, ए बी सी को रंगता रह जाऊं, मैं यहां रंगता जोगी मतलब नहीं, वो कलर वाला रंग, वो अगर करता रह जाऊं मैं इसको बोल्ड में, तो मैं यही कर लूंगा आज बस हर जगह। ठीक, तो वेक्टर का सिंबल अपन ने लगा दिया। अब जो सवाल कह रहा है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, चलिए निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को पता है कि अगर दो वेक्टर का समेशन तीसरा सी के बराबर आ रहा है, यानी मान लीजिए ये ए वेक्टर है, उसके बाद मान लीजिए ये वाला बी वेक्टर है, दो कंटीन्यूअस वेक्टर, और तीसरा वेक्टर हो गया सी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर यहां हमने कंटीन्यूअस वेक्टर बना दिया सी वेक्टर, और सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी है। बहुत बढ़िया, लेकिन इससे जरूरी ये चीज समझना है कि वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दैट इज 13। वो पता है, सीक्वेंस में दिया था तो मैग्नीट्यूड हमें पता है, यानी जो आर है अपना वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा बीइंग द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, अब a का मैग्नीट्यूड कितना है सर, 12 है, तो यहां लिख दिया 12 का स्क्वायर, प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना है, तो b का मैग्नीट्यूड है 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा, और यहां लगा दिया अंडर रूट, और r जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कौन सा, रिजल्टेंट का, तो वो तो 13 दे रखा है। स्क्वायर कर देते हैं भैया, 169, 13 का स्क्वायर ये आएगा 12, 12 144, 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। स्क्वायर कर दिया अपन ने और कुछ नहीं, सीधा सीधा खत्म बात। अच्छा जी सर, 144 प्लस 25 169, ये इसको ले बीतेगा, और अब हमें दिख रहा है कि ये तो जीरो नहीं हो सकता, नंबर है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू सर जीरो आ रही है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। और आप ये बात बहुत पहले से अच्छे से जानते थे, जो आज के बाद दोबारा नहीं करनी, दोबारा ये सब टाइम पास नहीं करना। वो ये कि अगर दो वेक्टर का समेशन तीसरे के बराबर है, पहली बात, और इनका जो रिजल्टेंट है, जस्ट आई अंडरस्टैंड, ये फीलिंग से आएगा कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करिए और फिर रूट ले डालिए, तो 12 मतलब 144, 5 मतलब 25, 169, रूट लेंगे कितना आएगा 13। और ऐसा तभी हो सकता है जब 2ab cos थीटा पार्ट गायब हो चुका हो, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। और मैं कह रहा हूं इसको और लेमन टर्म में सोच, ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने 90 डिग्री वाला। अब इसमें जो बेस है, जब बेस की वैल्यू कितना होगी, तो बेस है 12, ए है 5, इनका रिजल्टेंट आएगा 13। ये तभी पॉसिबल है जब 12 और 5 90 डिग्री एंगल पर हों, यानी अपना आंसर होगा π/2। समझे भैया, रेडियन में है कि डिग्री में है, बोलिए, चलिए मन में बोलिए, हमको मत बताइए, कोई नहीं। देन नेक्स्ट एग्जांपल, टू वेक्टर्स एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर, द स्मॉलर वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 न्यूटन, सॉरी न्यूटन कह रहे हैं क्योंकि बहुत खुजली है लगता है हमको लॉज ऑफ मोशन में जाने की, ठीक है, लेकिन उस खुजली को हम शांत करेंगे और सवाल पर आते हैं। द स्मॉलर वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट्स along the horizontal, okay, and the larger vector has a magnitude of 8 units, ठीक है, making an angle 120 डिग्री with the smaller vector। अच्छा सर, सवाल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन दिस विल एक्ट एज अ फाउंडेशन स्टोन फॉर माय नेक्स्ट एग्जांपल्स। चलिए पहले इस पे सरप्राइज बाद में।
टू वेक्टर्स एक्ट, 120 डिग्री है, स्मॉलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 6 गो यूनिट, मान क्या लीजिए जो दिया है ले लीजिए, along the horizontal and larger vector has a magnitude of 8 यूनिट। ठीक है बाबू 8 यूनिट। सर आपने ये कैसे सोच लिया कि अरे दिया है 120 डिग्री भाऊ, 120 8। फिर कह रहा है मेकिंग दिस विश फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सर हम पहले ग्राफिकल चर्चा कर लें। ग्राफिकल में इसके हेड से लाइन खींची, इसके हेड से लाइन खींची, जे बना अपना रिजल्टेंट, और ये जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को। अच्छा मैग्नीट्यूड कितना ना होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए लिखेंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर एक सवाल पूछें? हाँ पूछो। सवाल ये है कि आपने तो कहा था 120 डिग्री पे सीधा सीधा ए आ जाता है, बट यहां आप इतना लंबा चर्चा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट सेम। ओके, डाउट क्लियर सर। तो यहां पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा जी, अब a की वैल्यू कितना है? वो है 6 का स्क्वायर, b 8 का स्क्वायर प्लस 2 6 इंटू 8 इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ 120 सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कॉस ऑफ 120 को लिखा जाएगा 90 प्लस 30, और जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा कॉस फंक्शन नेगेटिव आउटपुट देता है, और 90 इंटू 1 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 यानी अपने कॉम्प्लीमेंट साइन में बदल जाएगा, और सीधा सीधा 30 डिग्री खुशी खुशी पुट कर दीजिए। माइनस साइन 30 इज -1/2। तो ये कॉस 120 और ये 2 जाएगा, बट एक माइनस लगेगा, और यहां 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और कितना बचा है भैया 48 माइनस करने पे मिलेगा। ठीक है, ये हमें, और ये देख लीजिए मैंने वो जो उसका वैल्यू है वो निकाल दिया, -1/2 और 2 तो चला गया, बट 6 8 जा 48, और नेगेटिव लगाना मत भूलिएगा, एक स्टेप मैंने बीच में गायब किया इसलिए। अच्छा अब 36 प्लस 64 कितना आएगा भैया? 100 आएगा। 100 में से 48 गया, कितना बचेगा? 52, यानी √52। और √52 को और सिंप्लीफाई चाहे तो आप कर सकते हैं। मेरा कंसर्न जो है मैं उस पर आगे बढ़ता हूं, मैग्नीट्यूड हो गया। सर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बताइए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब क्या यहां पर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कह सकते हैं? नहीं, उसने एक हॉरिजॉन्टल डिफाइन किया है, अपने उस हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एंगल बता देते हैं। अब एंगल का फॉर्मूला क्या था, याद है आप लोगों को? तो मैं लिख रहा हूं 10 अल्फा, यानी हमारे 6 यूनिट वाले वेक्टर के साथ एंगल किसका? रिजल्टेंट का। यानी वी वांट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, फर्स्ट थिंग वो हो गया। अब चाहिए कि हमारा वेक्टर उस हॉरिजॉन्टल के साथ यानी 6 यूनिट वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है वो चाहिए। अब अगर ये पता करना है तो 10 अल्फा इज इक्वल टू वाट। ठीक है, वाट तो पावर का यूनिट है, बट ठीक है वाट। अब 10 अल्फा कितना होगा? व्हाट विल बी 10 अल्फा? ठीक है, सरक रहा है राइटिंग पैड, कर लें उसको सेट। तो 10 अल्फा कैसे निकालेंगे? देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर जिस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, उसके अलावा जो मैग्नीट्यूड है उसको उठाइए, और साइन 120 डिग्री यानी उनके बीच का एंगल अपॉन जो बच गया वो 6 + 8 कॉस 120 डिग्री। सिंपल भैया, जो हमारा हॉरिजॉन्टल है उस पर 6 यूनिट वाला वेक्टर है, यानी उसके साथ में 10 अल्फा यानी उसका अल्फा एंगल निकाल रहा हूं। बट फॉर्मूला में दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं साइन और कॉस के कोएफिशिएंट में, तो हमने यहां पर 8 और यहां पर 8 लगा दिया। अच्छा, अब कॉस 120 की वैल्यू तो हमें पता है कि -1/2 आई। ये थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करता हूं हो जाए, वैसे देखना कुछ रहन। अरे वाह, बहुत प्यारा। ये क्या बीच में जगह नहीं लग रही नहीं तो कहीं आप उसको कंटिन्यूएशन में थोड़ा हौच पौच हो रहा है, इसलिए फीलिंग भाई। चलिए, तो 8 साइन 120। सर साइन 120 की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको भी निकाल लेंगे। चलो थोड़ा अलग से बता दो सर, एक और जगह कम है ना इसलिए। तो साइन 120 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 + 30, यानी साइन सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस का प्लस, साइन का हो जाएगा कॉस, क्योंकि ऑड मल्टीपल लिखेंगे 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। वापस आए, यहां पर लिखा 8 × साइन 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120? √3/2। चर्चा हो चुकी। नीचे है 6 + 8 cos 120 विच इज ऑलरेडी वी हैव सीन -1/2। ठीक है, ये 2 इसको ले बीतेगा, ये कितना बचेगा? 4√3। क्या हमारी मुंडी? नहीं। ओके, 6 +
8 इंटू -1/2 कितना आएगा, -4, यानी 4√3 डिवाइडेड बाय 6 - 4 कितना आएगा भैया, ठीक है, 6 - 4 कितना आएगा, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। तो जो 6 - 4 है वो आएगा अपना 2। तो 4√3 क्या है, एक मिनट रुकिएगा, हमको लगता है चार्जर निकल गया है, लैपटॉप का चार्जर निकल गया है, और चार्जर निकल जाने से हमारी बैटरी तो चार्ज रहेगी लेकिन लैपटॉप की बैटरी उतर जाएगी। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये बचेगा 2√3, यानी ये जो हमारा आंसर आया 10 अल्फा, दिस 10 अल्फा वी हैव ऑब्टेन्ड, मतलब इसको थोड़ा अलग से मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है ये कोई, ठीक है। और वैसे भी आप ये नोटिस करिए ना, इससे पहले जो अपने डिस्कस कर रहे हैं ये कोई बहुत मुश्किल सवाल है क्या जो लगा रहे हैं अभी हम, नहीं, इनकी डिफिकल्टी बढ़ेगी। लेकिन मैं क्यों इन मतलब इन जो आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं इनके अंदर सारी बातें क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूं, व्हाई आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, क्या रीजन है? उसका रीजन है कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ थॉट एंड सम टेक अवे पॉइंट्स जो आप डायरेक्टली अपने पास रख लें और आगे के जो न्यूमेरिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करें। तो डिफिकल्टी बढ़ेगी तो थोड़ी आलतू फालतू चीजें याद रख के बैठिएगा, है कि नहीं, कि वहां पे भी वो आलतू फालतू चीजें बार बार निकालें, सॉल्व करें, ऐसा नहीं करेंगे ना आप ऑब्वियसली। चलिए, तो ये तो हो गया अपना 10 अल्फा निकाल लिया। 10 अल्फा को लिखेंगे कैसे, ठीक है, ऐसे ही नहीं मतलब 2√3। अब हमें क्या पता है यार, ये जो वैल्यू आई है इस पे क्या एंगल होगा अल्फा, अपने को क्या मालूम, सिंपल, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2√3, बस, सेफ साइड एंड विद अ गुड स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि भैया देखिए 10 इनवर्स 2√3, जब नहीं एंगल पता तो इस तरह से लिख के छोड़ दिया। अब हर वैल्यू थोड़ी आप याद रख के बैठे होंगे कि सर ये रफली निकाल लेते हैं फिर पता करेंगे, अरे 2 into √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा नहीं आएगा, तो वो जो वैल्यू है वो आपके उस रेंज से बाहर निकल जाएगी जो आप वहां, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाती है ना, ठीक। तो कैसे हमने मैग्नीट्यूड और कैसे हमने डायरेक्शन निकाला, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आया, कोई दिक्कत नहीं, हम उन दिक्कतों को कोशिश करेंगे कि हमारे चेहरे पर प्रतीत ना हो और हमारे थॉट को वो खराब ना करे, क्योंकि सिंपल सी बात है, व्हेन अ टीचर टीचेस, वो उस दुनिया में खो जाना चाहता है कि आज बस वो उस वेक्टर के बारे में सोचेगा और उन सवालों के हर एक पॉइंट को आपसे डिस्कस करेगा। मैंने जब इससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, मैंने 12, 13 और 5 यूनिट ए सी बी दे दिया आपको रिस्पेक्टिवली, और एक मतलब उनके बीच का एंगल पूछ लिया। अब बात तो बहुत सिंपल सी थी, क्वेश्चन बहुत आसान सा था, फॉर्मूला बेस्ड तरीके से जाते cos थीटा आ जाता, बट अब अगर पता होगा कि यार कहीं ना कहीं पाइथागोरस तीनों के बीच में लग रहा है और 2 का समेशन तीसरे के बराबर है, तो परपेंडिकुलर होंगे यार, क्योंकि आपने पहले ही देख चुके हैं 2D प्लेन में कि अगर वेक्टर ए आई प्लस बी टाइम्स जे कैप है तो वो √a² + b² मैग्नीट्यूड, खत्म बात अपना। उस टाइम मैंने √x² + y² क्योंकि x और y के फॉर्म में लिया था, तो ये तो अपने डिस्कस कर चुके हैं ना भैया इस पॉइंट को, समझे। तो मैं उन बातों को इतना डेप्थ में जाकर क्यों बोल रहा हूं, क्यों मैं उतना धीरे धीरे उन एग्जांपल्स को कंसीडर कर रहा हूं, उसका सिंपल सा रीजन है दैट यू फॉर्म अ थॉट प्रोसेस अबाउट इट, एंड जो चीजें डिफिकल्ट क्वेश्चंस में मुझे बार बार वहां निकालनी नहीं है, उसी पॉइंट पर जाकर निकालनी नहीं है, वो पहले ही डिस्कस्ड हो और शॉर्ट तरीके से, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल उठाएंगे भैया, ये सब अपने ने बीच में इसको सॉल्व करने के लिए जो लिया, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 वेक्टर इज 17। 2 वेक्टर हैं, उनका समेशन, यानी मान लीजिए एक वेक्टर ए वेक्टर दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, उनके बीच का अगर मैग्नीट्यूड हम निकालें तो a + b द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द 2 वेक्टर, यानी वो कह रहा है, मान लो इसको सिंबल फॉर्म में देखते हैं, अब लिटरली इनके शाब्दिक चीज पे जाइएगा, मतलब शब्द पे जाइएगा, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, यानी अगर मान लीजिए एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड उठाऊंगा और जोड़कर कहूंगा कि ये 17 है, यानी a + b जो कि मैग्नीट्यूड को सिंबलाइज करते हैं इज 17, फर्स्ट इक्वेशन, समझे भैया। दी मैग्नीट्यूड्स, उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 13। अरे सर ये तो फिर भी नहीं कह रहा, नहीं, ये कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करिए, फिर जो मैग्नीट्यूड आए दैट इज 13, यानी वो जो रिजल्टेंट नहीं निकालते थे ए प्लस बी का लेंथ, वो जो मैग्नीट्यूड अपने नहीं निकालते थे वो है अपना 13, आर इज 13 इन दिस केस, ठीक है। अब अगर r की वैल्यू 13 है, देन इफ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द 2 वेक्टर। अब पिछला सवाल जो हमने परपेंडिकुलर वाला वेक्टर लिया, दो लिया, अब इस पॉइंट पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सिंपल पॉइंट था, उसी का ये एक्सटेंडेड पॉइंट है। तो मैं फालतू बातों पे चर्चा नहीं करूंगा अब,
उस एग्जाम्पल के। फिर ये वाला जब समझ लूंगा तो इसके बाद इस पे मतलब ध्यान नहीं दूंगा इतना, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दूंगा, फिर उसके बाद समझ रहे होंगे। तो यहां पर r जो है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वो 13 है। इफ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू, यानी हमको a और b इंडिविजुअली चाहिए, a कितना है और b कितना है मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर, मान लीजिए b वाला स्मॉलर है, सॉरी a वाला स्मॉलर है, ठीक है, एग्जैक्टली बी बोल के ए पे टिक कर रहा है आदमी, बताइए, ठीक है। तो जो ए वाला है मान लीजिए वो स्मॉलर है, तो स्मॉलर वेक्टर को अपन ने ऐसा बना दिया, ठीक है, थोड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाया ए, ठीक। अरे कहीं पे भी बनाओ, एक वेक्टर है दे रखा है, कोई सेंस थोड़ी दिया है ग्राफिकली कहां है, तो आपके तरीके से सोचो। ए बना दिया छोटा वाला, फिर कह रहा है कि रिजल्टेंट इससे परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो ये जो है वो आर है और ये इससे 90 डिग्री एंगल पर है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जस्ट थिंक अबाउट दिस, रिजल्टेंट और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है और दोनों कोइनिशियल है, तो जो तीसरा वेक्टर बनेगा, जो थर्ड वेक्टर विच इज द लार्जर वेक्टर बी वेक्टर, वो कहां बनना चाहिए? क्या वो यहां बनना चाहिए या यहां बनना चाहिए? फर्स्ट या सेकंड? सर फर्स्ट वाला, बहुत बढ़िया, फर्स्ट वाला बनेगा। इसका मतलब ए पैरेललोग्राम बीच में रिजल्टेंट और फिर 90 डिग्री कैसे भैया? यानी ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, एक्यूट नहीं। तभी आप सोचिए ना कि ये जो रिजल्टेंट आता है वो तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है उस कोइनिशियल पॉइंट से, तो वो तो बीच में बनता है ना। इसका मतलब हमारा जो बी वेक्टर होना चाहिए वो कहीं बाहर होना चाहिए। ऐसे थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं एक मिनट, बाद में फिर नहीं हो पाएगा। तो यहां कर लिया। अच्छा, अब बी वेक्टर कुछ ऐसे बनेगा। अरे सर कैसे पता चलेगा बी कैसे बनाना है? ठीक है, इससे पहले तुम कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पे कोइनिशियल पॉइंट से वेक्टर खींच देते थे। यानी रिजल्टेंट कैसे बनता था? आप बी के हेड से एक लाइन खींचते थे बी के हेड से, फिर ए के हेड से एक लाइन खींचते थे, और ऑब्वियसली क्योंकि पैरेललोग्राम है तो साइड्स पैरेलल बनाते थे लाइन खींचते वक्त। अच्छा सर, ये जहां कटता था वहां पे रिजल्टेंट का हेड बना देते थे और कोइनिशियल पॉइंट से खींच देते थे। तो ये रहा बी वेक्टर और ये रहा ए वेक्टर और ये रहा आर वेक्टर। बट ट्राइंगल के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो इनके बीच के मतलब ऊपर के जो डंडे हैं वो हटा देते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड्स बना दिए, क्योंकि अभी तो हम इनको यूज कर रहे हैं ना ग्राफ पे बना के लेंथ में, तो वो वेक्टर जो हेड है वो डायरेक्शन देता है, ठीक है, वो पता है। तो अभी जनरल वेक्टर की बात नहीं हो रही, अभी हम ग्राफ पेपर पे उसके। आपको बोलेगा सर आप कहां है ग्राफ, वेयर इज द ग्राफ, इट इज हिडन, और फिजिक्स के कुछ हिडन डेटा की तरह वो भी यहीं कहीं छुपा हुआ है किसी कोने में? नहीं। व्हेन आई सेड दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग ऑन अ ग्राफिकल बेसिस, तो उसका मतलब ये नहीं था कि हम लिटरली ग्राफ पेपर के ऊपर, ये बात मैं कह चुका हूं, ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं। इट्स अ रफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यूज तो एनालिटिकल, जो आपका एनालिटिकल तरीका है, मतलब जो फॉर्मूले हैं वही यूज करना है ना भैया, करना तो वही है, ठीक है। तो ए और बी, ओके। अच्छा, अब ए और बी जो है यहां पर उसका रिजल्टेंट आर है जो कि स्मॉलर वाले से परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री पर, ओके। हमें चाहिए इनके बीच में जो इनका मैग्नीट्यूड, ओके। याद रखें ना निकालना क्या है वो भी आदमी, ठीक। सर ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो कुछ तो ट्राइंगल जैसा, अपने को राइट एंगल ट्राइंगल जैसा कुछ तो दिख रहा है यहां पर, दिख रहा है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल जैसा कुछ तो लग तो रहा है, ठीक है। सर इसको सॉल्व करने के लिए पहले r जो है वो 13 है, तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपने को पता होता है। क्या हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख दें यहां पर? बिल्कुल लिख दो। क्या होता है? √a² + b² + 2ab cos थीटा। सर अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें a और b तो गिवन है, उनका एक रिलेशन, नॉट डायरेक्टली, a और b का एक रिलेशन गिवन है। तो हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन की डिमांड करते हैं, क्योंकि एक तो a + b 13 हो गया, सॉरी क्या बोलते 17 हो गया, और दूसरी इक्वेशन हमें दे दो, हम खुशी खुशी उसको निकाल लेते, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन तो लिख दी मैंने, वो रिजल्टेंट वाली √a² + b²। प्रॉब्लम ये है कि सरकार थीटा भी तो नोन नहीं है। अरे हमें तो सिर्फ ये पता है ना कि ये 90 डिग्री है, हाउ डू यू नो दिस एंगल एंड द टोटल दिस प्लस दिस, लेट्स से इसको पाई कह देते हैं, इसको पाई कह देते हैं, तो पाई + 90 जो होगा, पाई + 90 जो होगा वही तो होगा थीटा, इनके बीच का एंगल टेल टू टेल, ए और बी। अरे आर से क्या मतलब यार, वो 90 है, तो ए और बी के बीच का एंगल तो थीटा है, यानी फाई + 90 डिग्री। सर लेकिन फाई की वैल्यू तो पता नहीं है, तो वो भी अननोन, यानी 3 अननोन और 2 इक्वेशन, बहुत नाइंसाफी। चलिए उस नाइंसाफी को थोड़ा सा खत्म करते हैं कि ए और बी में रिलेशन पता है, इसलिए वी कैन रिप्लेस दैट बाय राइटिंग जस्ट सी a² प्लस, अच्छा बी की जगह पे क्या लिखेंगे? तो बी की जगह पे सर 17 - a लिख सकते हैं ना फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, +2 × a, यहां तक भी साथ हैं आपके। सर ये b cos थीटा का जुगाड़ कर दो,
तो बी की जगह लिख दो फिर से 17 माइनस, कुछ और जुगाड़ करते हैं। अब ये वाले ट्राइंगल को देखना, ये वाला, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल मैं थोड़ा सा इस पे फोकस कराना चाहता हूं, क्योंकि एक बार इस बात पर फोकस हो गई, सॉरी, अगर इस बात पर फोकस हो गई तो आमी बोंगाली नहीं, तो ये जो है कॉपी करते हैं, और भैया स्टीरियोटाइप नहीं कर रहे हैं, एक बात बोले हैं, डोंट, ओके, यहां आए, अरे इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लें, नहीं फिर यहां लाने का पर्पज क्या है। देखिए आपको एक तो ट्राइंगल दिख रहा होगा यहां पर, कौन सा वाला, मैं बताऊं, अच्छा सर आप भी बताओ, हाँ ये अजय दिख रहा है ट्राइंगल, सर दिख तो रहा है, ठीक है, अगर नजर आ रहा है तो चलिए इस ट्राइंगल के माध्यम से एक बात करें। ये लेंथ यहां से यहां तक बी, ये लेंथ यहां से यहां तक, सर सोचना पड़ेगा ये लेंथ कितना होगा, ए, क्यों ए, पेरलेलोग्राम, ठीक है। अब ये ए और वो सामने वाला भी ए, तो ये जो ए हमने निकाला, जो सेम कहा वो पता चल गया, बी पता चल गया, सर ये भी तो मालूम है, हाउ मच इज दिस, बोलिए सर। ये दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो 13 है वो पता है, लेकिन मैं कह रहा हूं 13 का क्या अचार डालेंगे, इससे बेटर क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस विल बी बी cos phi, कैन आई से दिस और नॉट, टेल मी, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बी cos phi है भैया। और इस बी के सामने वाला जो है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या है सामने वाला, वो है बी sin phi, ठीक है भैया, समझ आया कि बनी कैसे। सर ये जो ट्राइंगल है, याद करिए हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सीखा था, और हम राइट एंगल ट्राइंगल को भी जानते हैं वैसे तो, लेकिन कोई नहीं। तो ये बी जो है, ये वाला जो यहां से यहां तक लेंथ है, ये तो होगा बी cos phi बेस, और यहां से यहां तक जो लेंथ है वो हो गया बी sin phi, 5 नहीं पाई, बी sin phi, ठीक है। अच्छा सर इससे हम करेंगे क्या, करते हैं जो अभी हमने √a² + b² + 2ab cos थीटा लिखा था, थीटा, उस cos थीटा को अपन लिखते हैं 5 + 90, वही है ना थीटा तो पूरा। अच्छा सर cos 5 + 90 कैसे करेंगे इसको, अभी भी अगर ये पूछना पड़े, इस लेक्चर में भी 2 बार बता दिया, लेकिन ठीक है चलो। cos 5 + 90 किया मतलब 90 का ऑड मल्टीपल, यानी फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट साइन में चेंज हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, लगा दिया माइनस, और यहां पे हो गया, यानी cos 5 + 90 डिग्री कैन बी रिटन एज -sin phi। और अगर मैं इससे कुछ सर इससे b मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे भी b मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू a है भैया, दिस इज इक्वल टू a। सर ये कैसे, अरे पैरेललोग्राम तो पहले बताया ना, a इज इक्वल टू b sin phi, सो उससे हम यानी -b sin phi को वी कैन राइट इट एज a, ठीक है। वापस आए और अपना जो जहां पे डिस्कशन चल रहा था उसमें इसको 13 रहने दिया, अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, a² + 17 - a का होल स्क्वायर + 2 इंटू, अरे मैंने लिख दिया था, रुकिए मैं दोबारा उसको लिख रहा हूं, वही होता है आदमी आगे गया पीछे आया, फॉरगॉटन। चलिए तो जीवन में ऐसा नहीं होता, दिस डजंट हैपन। तो ये जो b cos थीटा था, यानी इसको मैं पहले लिख देता हूं, फिर स्टेप वाइज उसको मतलब जो हमने निकाला उसको मैनिपुलेट करते हैं। मैं इसको लिखूंगा cos of 90 + phi, cos of 90 + phi, ओके। 13 इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा, a² + 17 - a का होल स्क्वायर प्लस, अभी थोड़ी देर पहले अपने ने कहा कि b cos 90 + phi will get converted to -b sin phi, and that -b sin phi can be replaced as -a, ठीक। और अब मैं इसको फाइनल जो इसका स्टेप है वो लगाने जा रहा हूं, और ये बात करना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था, ठीक है, क्योंकि आगे वाले एग्जाम्पल में आप उसको समझेंगे। देखिए ये मैं ले आया यहां पर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं, तो 169 यहां पर a², यहां तो यही बचेगा 17 - a का होल स्क्वायर प्लस -2a², माहौल बस। अब इसको ओपन कर देते हैं भैया, ये a² प्लस 17 का मतलब सॉरी, जो आपका 17 का स्क्वायर आएगा वो आएगा 289 प्लस a²
माइनस 34a माइनस 2a² इज इक्वल टू 169। ओके, अच्छा a² माइनस 2a² को ले बीता 169 इज इक्वल टू 289 माइनस 34a आएगा इधर, 169 जाएगा 289 में से, कितना बचेगा 120। सो a की वैल्यू आएगी 120/34 और ये आ गई a की वैल्यू। और अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 17 है तो b इज इक्वल टू 17 माइनस a यानी 120/34 है। फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, मेरा पर्पस अब कैलकुलेशन नहीं कंसेप्ट है। तो यहां समझे क्या हम लोग, क्या समझ आया बताइए बाबू लोग। समझ ये आया कि अगर इस, और ये क्वेश्चन मतलब अब देखिए क्वेश्चन दर क्वेश्चन थोड़ी लेंथ, सॉल्व करने का जो लेंथ है वो बढ़ता जाएगा और हमारी स्थिरता भी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं, स्थिरता इसलिए बढ़ती जाएगी बिकॉज अब दिमाग शांत रख के हमें लगाने हैं बहुत सारे सवाल और उसी से मचेगा बवाल। क्योंकि फिजिक्स में जब आप लगाएंगे सवाल, then and then you can expect that particular preparedness for that chaotic युद्ध। ओके, चलिए, तो हमें जो मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर जो निकाला था वो हमने निकाल लिया। कैसे निकाला है वो भी देख लीजिए, पर्पस को देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लगावेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट एग्जांपल में है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a, देखा, and its magnitude is equal to half the magnitude of vector b, the angle between a and b is another thing asked but keeping the previous question as a stepping stone। ठीक है, चलिए, तो अब अगर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b है, परपेंडिकुलर है वेक्टर a के, तो मान लीजिए हमने ये रहा वेक्टर a, इस वेक्टर a के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर जो रिजल्टेंट है वो r बना दिया। ठीक है, चलो यहां तक भी हम आपके साथ हैं सर, ये 90 डिग्री और कुछ बोला है, ठीक है, हाफ वाफ वाला यूज करते हैं अभी क्योंकि बी की बात शुरू कर दी उसने। ठीक है, नाउ ये जो ए और आर बनाया, इसमें मैंने कहीं क्वेश्चन में तुमको दिख रहा है ए इज द स्मॉलर वेक्टर, ऐसा कहीं कुछ बोला है क्या? नहीं, इससे पहले वाले सवाल में यह कहा गया था कि ए इज द स्मॉलर वन और उसके रिस्पेक्ट में यू आर मेकिंग दैट रिजल्टेंट। बट इस बार ऐसा कुछ कहा गया नहीं, तो हाउ डू वी नो दैट? क्यों फालतू में जो पिछला पॉइंट लगाया था उसी को जबरदस्ती मानकर चलना, क्यों? ऐसा अलाउड नहीं है। तो यहां पर ए के रिस्पेक्ट में आर बनाया 90 डिग्री पर, लेकिन अब मैं बी बना रहा हूं और ये रहा मेरा बी। फिर वही सर, इसके हेड से एक लाइन खींचिए, इसके हेड से एक लाइन खींचिए, वो कॉमन इंटरसेक्शन तक जाना चाहिए एंड वो रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट वहीं से आएगा ना भाई, रिजल्टेंट का हेड तो वहीं बनेगा। तो इस बार उल्टा सोचा कि पहले रिजल्टेंट था और वहां से हेड से लाइन वहां मिला दी, खत्म। तो ये बी है। अब क्या बी के बारे में हम पहले से जानते हैं या इनके बीच के एंगल के बारे में हम पहले जानते हैं? क्या वी नो दिस? तो फिर से करते हैं वही, इसको मान लेते हैं फाई। और ध्यान दीजिएगा, मैं इस बात को पहले ही बोल दूं, उसने बोला है एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी मैं खुशी खुशी क्या होगा, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई क्वेश्चन जैसे मान लीजिए एमसीक्यू बनाकर दे देता, ठीक है, मतलब आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो क्योंकि वहां टाइम बेस्ड एग्जाम है एंड आपके पास समय कम है, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन के लिए, तो अब अगर वो हमारे पास वी हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, तो उस टाइम हम जल्दी सोच रहे हैं, जल्दी सोचते टाइम हो सकता है फाई निकालती हमारी खुशी की लहर जो मतलब इतनी ज्यादा उसकी गति हो, उसका वेग हो कि सीधा सीधा पहला ऑप्शन ही फाई था और वो टिक करके वी आर हैप्पी। नहीं, तो पहले रिक्वायरमेंट किसकी है? क्या फाई निकालना है कि थीटा? सर थीटा, और थीटा होगा 90 + फाई। एंड इस बार मुझे साइन कॉस थीटा नहीं, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए कि मैं फंक्शन लगाकर यहां पर लिखना खुश हो गया, नहीं, यानी मुझे क्या चाहिए? मुझे फाई चाहिए। अच्छा ठीक है सर, फाई निकालने के लिए अब उसका जो रिमेनिंग पॉइंट है उसको यूज करते हैं, और ये शॉर्टकट मेथड लग रहा है भैया, वो बाकी कहानी इसमें से मुझे वो जो इससे पहले आपको नहीं लगता है इतना लंबा मेथड लगाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगा, और ये मेहनत से हम बचने के लिए दूसरा तरीका सोचिए जिसको हम अगले वाले सवाल में फिर यूज कर लेंगे। तो देखिए पैटर्न, देखिए स्टेपिंग स्टोन मुश्किल, आगे यूज दैट इन अ सिंपलर वे, फिर अगेन डू इट अ क्वेश्चन टू गेट कॉन्फिडेंट।
यही मतलब एग्जांपल बनाने का तरीका, कुछ इसके पीछे का थॉट प्रोसेस। चलिए, तो ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसको मैं दर्शा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप नोटिस करिए ये लाल रंग, ये चलिए अच्छा ऐसा करते हैं, वहीं करते हैं, मेरा मन नहीं मानता, मैं सोचता हूं कि अलग से बना के थोड़ा, ठीक है कोई नहीं, अब आप उसी पर रहिएगा। तो ये लेंथ कितनी होगी सर, अभी थोड़ी देर पहले तो बात की थी कि ये तो बी साइन पाई होगा परपेंडिकुलर, और ये जो होगा वो होगा बी कॉस पाई, बी कॉस पाई। अब वो क्या कह रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आर है तो वो हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यानी बी बाई टू के बराबर है, आर इज इक्वल टू बी बाई टू, ये रिलेशन दिया। ठीक है सर, क्या आप ये बताएंगे कि ये जो लेंथ है, या रुकिए, ये जो लेंथ है ये कितने के बराबर है? सर ये तो बी कॉस फाई है, ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यही बी कॉस फाई रिजल्टेंट है, बिकॉज द रिजल्टेंट वाज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर, तो ये बी कॉस फाई ही आर है और यही आर ही बी कॉस फाई है, शक्तिमान नहीं, तो आर की जगह पे अपन लिख रहे हैं भैया गंगाधरी, नहीं चलिए ठीक है, आपके डिपेंड करता है आप किस मतलब क्या उसको आपने देखा है कि नहीं, क्योंकि आजकल अलग देख रहे हैं। तो आर की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आर की जगह पे विल राइट बी कॉस फाई एंड दैट इज इक्वल टू बी बाई टू, बी को ले बीता, कॉस फाई की वैल्यू 1/2 तभी होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब 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 बोलिए बोलिए 60 डिग्री है भाई, कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री आ गया। अच्छा यहां पर आइए 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150, यानी फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी 150 डिग्री, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते थे, रिजल्टेंट लिखते, फिर वो जो 10 अल्फा 10 बीटा याद नहीं, वो जो एक रिजल्ट लिखा हुआ है 10 अल्फा इज इक्वल टू वो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इससे भी कर सकते थे। यू कैन डू दिस ऑल्सो, कि पहले मैं अल्फा को 90 डिग्री मानता, फिर मैं जो रिजल्टेंट आर वाला फॉर्मूला था उसमें जाकर पुट करता, फिर यहां से एक रिलेशन निकाल कर लाता, फिर उसको सॉल्व करता, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता। तो शॉर्टर मेथड लगाया, आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़े आगे। हाँ इसमें मैग्नीट्यूड डिफाइंड नहीं है, उस लॉन्गर मेथड को लगाने के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो डिफाइंड नहीं है यहां उस पर्टिकुलर लॉन्गर मेथड को लगाने के लिए, बट स्टिल इफ समबडी वुड हैव गिवन यू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, जैसे प्रीवियस केस में किया, तो फिर वही पूरा कैलकुलेशन मेथड लगाना पड़ता, जुगाड़ बिठा बिठा के। ठीक है, तो इस बार हम सीधा उस वाले अप्रोच पर क्यों गए, क्योंकि हम इससे पहले उसको इस्तेमाल कर चुके थे और एक शॉर्टर बात हमें यहां पे निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ठीक है, यानी एक वेक्टर यहां खींच दिया मैंने, ठीक है, यहां मैं खींच दे रहा हूं, ये है अपना ए वेक्टर यानी ए, और जो रिजल्टेंट है टू वेक्टर का ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब यहां रिजल्टेंट बना रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, फिर से वही सेम बात रिपीट कर रहा है, ये मैंने आर बना दिया, दिस इज आर एंड ये रिजल्टेंट है इनका, ठीक है। अब इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उसका जो मैग्नीट्यूड है आर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड यानी बी बाई टू के बराबर, आर इज इक्वल टू व्हाट बी बाई टू, ठीक है। अब यहां तक भी रिलेशन में कोई तकलीफ नहीं भाई, ये मतलब ये बात भी क्लियर है कि आर इक्वल टू बी बाई टू है। नाउ जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि आर की वैल्यू बी बाई टू के बराबर ले ली, इसका मतलब जो पिछले वाले सवाल में हमने एंगल निकाला था बिटवीन टू वेक्टर्स, जो एंगल निकाला था बिटवीन टू वेक्टर्स वो तो हम पहले से ही जानते हैं, और वो क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री था, ये बी है ये ए है, पहले ए लिख चुके, तो ये जो एंगल कितना है 60 डिग्री आया था, तो टोटल एंगल कितना था भाई उनके बीच का, ये वाला 150 डिग्री था, है ना, याद है वही रिलेशन के बेसिस पे, तो जो इनके बीच का टोटल थीटा है वो तो 150 डिग्री है, इसलिए उसको मैं पहले से बना दे रहा हूं, तो मेरा उतना काम खत्म हो गया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू शुड मेमोराइज दिस, यू शुड मेमोराइज द पैटर्न, एंड दैट पैटर्न विल नॉट बी मेमोराइज्ड अंटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड इट। इधर घुसेगा तो अपने आप हो गया, समझ आना चाहिए, नॉट मेमोराइज लिटरली। और अगर किसी को वो समझ 4 क्वेश्चन से नहीं आता तो 40 लगाओ, लेकिन उस समझ को पाने की जिद बरकरार रखो। अच्छा, एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्ट, मैग्नीट्यूड्स लिखा है क्या, नहीं मैग्नीट्यूड ही है, प्लूरल कैसे भाई, एक ही होगा ना मैग्नीट्यूड, ठीक है, रिजल्टेंट की बात कर रहा है। एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अच्छा यानी पूरा का पूरा जो रिजल्टेंट है, यानी जो ये वाला फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसको किसी तरह से अपने को जुगाड़ करके पूरा एक्सप्रेशन ए के फॉर्म में लेके आना है। अच्छा, अब यहां पर हमें ये तो पता था कि ये सामने वाला जो होगा वो होगा बी कॉस नहीं, सामने वाला देखो ये वाला एंगल था ना 60 डिग्री, ये तो सामने कितना आएगा बी साइन 60, और साथ कितना देगा बी कॉस 60, ठीक है, तो ये तो अपने को मालूम है भैया, तो बी साइन 60 किसके बराबर है, ए के बराबर है,
तो b sin 60 मतलब कितना हुआ, √3b/2 इज इक्वल टू a। तो एक तो जुगाड़ हो गया, सीधा सीधा यहीं पे खत्म, ठीक है, इसका काम हो गया। अच्छा, फिर यहां पे लिखा है b cos थीटा, बट इसको पहले क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर इस वाले को अगर आप डायरेक्टली सोचोगे कि चलो सर b cos थीटा, तो b cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 b/2 लिख दें, क्या गिरा गिरा के मारने का मन करेगा, क्योंकि ये थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। 60 डिग्री का मतलब ओनली दैट एंगल मेड बाय द वेक्टर a, नहीं, मेड बाय द वेक्टर r एंड b, समझे क्या? अरे a के साथ कितना 90 डिग्री है ना बे, तो कैसे a के साथ 60 डिग्री, सिंपल। तो a के साथ 90 डिग्री, यानी जो हमारा रिजल्टेंट है वो b के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ये देखो ना, जो हमारा रिजल्टेंट है वो b के साथ कितना एंगल बना रहा है भैया, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अच्छा, अब 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो उसका इस्तेमाल करके ये सब करेंगे, तो ये मत सोचना कि वो थीटा की जगह 60 डिग्री ही लिख दो, यानी ये थीटा कितना है, ये है 90 प्लस 60। इस तरह से क्यों लिख रहे हो सर, बता चुके 150, जस्ट टू मेक यू फील क्या डिफरेंस है। तो गए रिजल्ट r लिखने में, r को लिखा, और √a² में कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अच्छा सर b की जगह पे क्या लिखेंगे, तो b की जगह पे लिखेंगे 2a/√3 का स्क्वायर। अरे पलट देना भाई, √3/b मतलब √3b/2 इज a, ये देखो ना, ये है ना, तो उसको पलट दो, वो 2a/√3 लिख दिया, प्लस 2a को छेड़ना नहीं। अच्छा, b cos थीटा यानी cos ऑफ 150, और cos 150 वही सेम लॉजिक लगा दें इसको, ये आएगा माइनस b sin 60, माइनस b sin 60, और b sin 60 फिर से a के बराबर है, यानी सीधा सीधा माइनस a लिख दो। अरे सर ये तो पहले बता चुके हो, फिर क्यों बोला? अगर ये दिमाग बैठा रहा है, इसका मतलब कहानी के कुछ कुछ पात्र आप घर ले जाने वाले हैं, ठीक है। कहानी किनकी है, वेक्टर्स की। चलिए, तो ये क्या किया समझ आया, वो b cos 50 को लिखा 90 प्लस 60 और उसको बना दिया माइनस sin 60 और b लगा दिया, यानी माइनस b sin 60। अब किसी का मन कहेगा कि सर b को हम a के फॉर्म में रिप्लेस कर देते, फिर हम sin 60 की वैल्यू √3/2 पुट कर देते, फिर से घूम फिर के यही आता, तो इससे बेटर है कि अपन लगा दिए, ठीक। तो ये आया a² प्लस 4a² माइनस 2a²। चाहो तो a² बाहर निकाल लो, ठीक है। फर्दर सॉल्व करने का वैसे मैं अभी बोलने वाला था, आप लोग कर लें, बट ठीक है। चलिए, तो a बाहर निकल जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि हो गया भाई, अब क्या एलसीएम लेके 1/2 भी खेलिएगा, ठीक है। तो नीचे एलसीएम ले लीजिए 3, ओके, और ऊपर a² माइनस 2a², यानी माइनस a² 3 लगाएंगे तो -3 प्लस 4, ठीक है। -3 प्लस 4 इज 1, यानी फाइनल आंसर विल बी a/√3। सर रूट लेते टाइम प्लस माइनस 1, एक मिनट, हमारी कुर्सी थोड़ा सा, नहीं, मुंडी हटा रहे कुर्सी, व्हाट अ जोन मैन, ठीक है। देखिए, तो r इज इक्वल टू आया a/√3। सर रूट लेते टाइम प्लस माइनस लगाते हैं, लगा के देखिए एक बार, हम भी लगाएंगे फिर, ठीक है, इफ द कोर्ट अलाउज, ओके। तो r इज इक्वल टू a/√3। a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर, एंड √3 नंबर है, वाह। r क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, कैन दैट बी नेगेटिव, नो। और वैसे भी जब वैल्यू निकालते हैं तो उस टाइम पे रूट की चिंता नहीं करते। चलिए नेक्स्ट सवाल, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज, क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, दो गो यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इज। सर ये कहीं तो मतलब ठीक है, चल रुको, सबर रखना, आते हैं धीरे धीरे आते हैं अपन लोग, एकदम जल्दी नहीं है, कूदना नहीं, जल्दी कोई जल्दी कूदने की अपने को मतलब वो नहीं है। देख, फीलिंग आ रही होगी लेकिन फिर भी, हाँ, मन कह रहा है कि भाई कह दो सीधा, चलो ठीक है। तो यहां पे अपने पास दो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, दो को। अब एक यूनिट वेक्टर मान लीजिए हम ऐसा बना दिए, इसका लेंथ है 1, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ होगा, ऑब्वियस ये बात है, वेक्टर है तो ये 1। अच्छा सर, अब दूसरा वाला भी 1 है और रिजल्टेंट भी 1 है। अच्छा जी, तो सर इसको ड्रॉ क्यों कर रहे हो, और हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, आते तो √1² प्लस 1² प्लस 2 × 1 × 1 × cos ऑफ थीटा, मजा आ रहा है, और इसकी जगह 1, तो स्क्वायर भी कर दो, 1 का स्क्वायर ही 1 आता है, तो 1 + 1 + 2 cos थीटा, ये 1 गया और उधर जाएगा -1/2 विल बी cos थीटा। इतना माहौल क्यों बनाया सीधा, अरे ठीक है यार, फीलिंग ठीक है उस पॉइंट पर। तो cos थीटा -1/2, अच्छा सर cos थीटा -1/2 आया तो कैसे करें इसको, मतलब cos का कर्व बना लेते हैं
और फिर -1/2 किसको मतलब कहां लाई करेगा वो देखते हैं। अच्छा, एएसटीसी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता। एएसटीसी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव आउटपुट देते हैं, तो cos थीटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब सर या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है क्या, एएस, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos तो नेगेटिव होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे सर 0 से 360 डिग्री के बीच में, कैसे पता करेगा भाई, कैसी? और ऑब्वियस ही बात है, क्या ये आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड? वी नो दिस कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज मेजर आइदर टेल टू टेल और हेड टू हेड। दो वेक्टर ऐसा बनाइए चाहे ऐसा बनाइए। अब मैंने आपको बोला था इनके बीच में मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 180। अब ये नहीं होगा कि अब यहां बनाकर बोलेंगे कि देखिए सर एंगल तो और बढ़ जाएगा, भाई ये वाला लेना है, यू टेक द स्मॉलर वन। ए और बी के बीच में एंगल टेल टू टेल हेड टू हेड लेते हैं, बट यू हैव टू टेक द स्मॉलर वन विच इज लेस देन 180। सिंपल, 180 से कम, यानी अपना आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा ठीक है सर, तो cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में -1/2 की वैल्यू कब देगा, ये कैसे निकाले? सिंपल, मैं इसका तरीका बताता हूं, सुनना। क्या करो, सबसे पहले cos थीटा को कर दो, रुको इसको लाल रंग से लिखते हैं क्योंकि ये अलग चीज है, नोट करने वाली बात है। तो cos थीटा को पहले क्या करो, कुछ चिंता मत कर, 1/2 कर दे सर, माइनस छोड़ना, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर हमारी तो मैथ्स आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, अबे फिजिक्स की बात हो रही है, फिजिक्स की बात हो रही है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी आपके साथ चल रहा हो, जनरल बात हो रही है। तो cos थीटा 1/2 कर दिया, थीटा की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ सर, थीटा की वैल्यू आएगी, बोलो 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 60 डिग्री। तो एक आंसर 180, यानी वो जो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच की लाइन होती है ना, उसमें से एक आंसर होगा 180 - 60, एक आंसर होगा 180 + 60, यानी cos थीटा की वैल्यू -1/2 दो ठो एंगल पर होगा, एक 120 डिग्री पर होगा और एक 240 डिग्री पर होगा। यही आप ट्रिग्नोमेट्री में टेक्निकल लैंग्वेज के साथ, जिनकी मैथ्स से ऑब्वियसली भैया, मेंस की बात कर रहे हैं, एडवांस की बात कर रहे हैं, जेई की बात कर रहे हैं, नीट की नहीं, लेकिन हम अभी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए वो तरीका बता रहे हैं सॉल्व करने का। तो हमने जब नेगेटिव देखा ना, तो क्या किया हमने, पहले पॉजिटिव मान के थीटा निकाल लिया, फिर वो निकालने के बाद हमने 180 उस लाइन में, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट की बीच की लाइन 180 में से 60 किया माइनस और 60 किया ऐड, तो 240 और 120 पे ऐसा होगा। चाहे कर बना के चेक करना है तो कर लीजिए, मन कर रहा है तो आइए आइए बाबू, जे 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 जे, अरे एक तो चीज ऊपर का है भेज दिए, देखिए देखिए देखिए, ये +1 ये -1, -1 का आधा करिए, यहां आएगा कहीं -1/2 होगा, ये खींच दीजिए, ये खींचने पे ए 0, ए 90, ए x, एक मिनट, यह 180, फिर है 270 और ये वाला देगा 360। ठीक, तो आप सोचिए अभी जो हमने किया, क्या क्या पॉजिटिव मान के निकाल लिया, फिर मैंने क्या बोला आपको, अच्छा सर 180 में से अगर 60 माइनस कर देंगे तो यहां पे कहीं मिलेगा और यही है 120 डिग्री, फिर 180 में 60 जोड़ देंगे तो ये वाला मिलेगा, ये कितना है 240 डिग्री, देख लीजिए -1/2 आया। यही आप ट्रिग्नोमेट्री में टेक्निकल तरीके से क्वेश्चंस करके पॉइंट को सीख जाएंगे, बट मैं कह रहा हूं वो तो मैथ्स में करना है, क्योंकि वहां पे वही करना होगा उस चैप्टर में, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल का मतलब फिर से कह रहा हूं, मेरा पर्पस सिर्फ क्वेश्चन करके शो ऑफ करना नहीं होता, मेरा पर्पस उस क्वेश्चन के डेप्थ में जाकर उन बातों को आप तक पहुंचाना है, उस हर एक बात को आपके साथ डिस्कस करना है, हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट शुड बी डिस्कस्ड वेरी, मतलब एक उसके साथ स्ट्रेस पॉइंट एसोसिएटेड है, कुछ बातें उससे एसोसिएटेड हैं, कुछ चीजें ऐसी एसोसिएटेड हैं जो वो बच्चे के माइंड में बैठनी चाहिए, चाहे वो ड्रॉप लेके भी कर रहा हो तो भी। कोई ड्रॉप लेके भी कर रहा है तो वेक्टर ऐसा एक टॉपिक है जो मतलब उसके लिए वही वो 0 लेवल पे आ जाता है, चाहे वो उसको कितनी बार भी पढ़ ले, क्योंकि इट्स अ टूल में क्या लिमिटेशन होता है। मैं अभी ये जो क्वेश्चन सीक्वेंस मैंने लिए, मान लीजिए मैं आज मतलब मैं 1 घंटे के लिए बैठूं और फिर मैं इन्हीं क्वेश्चंस का रेप्लिका बनाने जाऊं कुछ ट्विस्ट के साथ, तो अलग बना दूंगा और फिर से दे दूंगा। अबे सवाल ही तो है, छोटा मोटा चेंज देके ट्रायल एरर मार के सॉल्व करूंगा, वैल्यूज इंटीजर आएंगी तो दे दूंगा बना के, मैं ये भी तो कर सकता हूं। तो क्या ये अब जब वो क्वेश्चन आएंगे सर वो दोबारा कराओगे तो फिर हम दोबारा सीखेंगे, फिर हम दोबारा लगा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। एक थॉट प्रोसेस, एक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन से बना लिया, फिर उसको यूटिलाइज करना होता है। चलिए, तो यहां पर जो cos थीटा -1/2 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितना आएगा सर, 120 डिग्री आएगा, 180 कम वाले में, 180 वाले में, यानी 120 डिग्री। सर ये तो हम पहले से जानते थे, सर क्या जानते थे हम, पहले से ये जानते थे कि अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर इधर की तरफ a है और एक वेक्टर इधर की तरफ a है, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वही a कह रहा है, और इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट बीचों बीच बाइसेक्टर पे 60 डिग्री पर आता है और उसका मैग्नीट्यूड भी a होता है। तो अब अगर ये 1 तो ये भी 1 तभी होगा जब इनके बीच में आवेगा 120 डिग्रीज। कितना, 120 डिग्रीज। फिर कह रहा है देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। हाँ, इतना मेहनत करवा के, इतना पॉइंट फील करा के भी आप कुछ और पूछ लिए हैं। हाँ, तो क्या पूछे हैं, उसने बोला a वेक्टर का मॉड्यूलस है 1, उसने बोला b वेक्टर का मॉड्यूलस है 1, उसने बोला a + b वेक्टर का मॉड्यूलस है 1, यानी सब के सब यूनिट, और इनके बीच का एंगल 120 हम निकालना है।
अब वो कह रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस यानी a माइनस बी का मॉडुलस निकाल के दीजिए, यही कह रहा है ना। देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, हाँ मैग्नीट्यूड डिफरेंस मतलब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल के दीजिए। अब अगर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे करिएगा, सिंपल सर। a और b के लिए मान लीजिए एक तो वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड 1, एक तो वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का एंगल कितना है 120। सो लेट्स से दिस वेक्टर इज a वेक्टर रिप्रेजेंटिंग a वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग b वेक्टर। तो अगर कोई बोले a माइनस बी करना है तो पहले मैग्नीट्यूड की चिंता मत करो, पहले ये सोचो माइनस बी से क्या होगा, कुछ नहीं, माइनस बी से यहां हो जाएगा ये माइनस बी है, पलट दिया नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से, अभी सांस अटकी, वाह ड्रामेटिक इफेक्ट आ गया, वाह ठीक है। तो बी वेक्टर, अच्छा तो जैसे ही नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी पलट के पीछे बना दिया, ओके ये माइनस बी जो पीछे पलट के बना दिया सर, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा क्योंकि -1 मल्टीप्लाई करने से खाली डायरेक्शन रिवर्स होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड। तो ये जो मैग्नीट्यूड आया ये 1, वो भी पिछू भी 1 था, इधर क्या माइनस बी बना दिया। अच्छा सर ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। यानी मैं तो कह रहा हूं एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं कि R1 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर ये R1 क्या है, अब उनके बीच के डिफरेंस को पहले निकाला फिर उसका मैग्नीट्यूड। ये वो देखो वो ये नहीं कह रहा है कि फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी। अगर आपको ये कोई पूछे जो ऊपर लिखा हो देख, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी 0 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर 1 1 माइनस 1 0 होता है, समझे। तो वो पूछता तो आंसर 0 नहीं हो जाता और पहला ऑप्शन 0 होता तो हम मार के एकदम। तो लेकिन वो तो पूछा नहीं, उसने पूछा a माइनस बी का मॉडुलस बताओ, यानी पहले मुझे उन वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। सर आपने ऐड बोला, हाँ क्यों, क्योंकि मैं तो a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर कर लूंगा पहले, फिर उसके बाद मैं उसका मॉडुलस लगा के उसी को आंसर कह दूंगा और वही है ये। तो उसके लिए मैंने यहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखा। मैंने कहा नए सिरे से बात कर रहे हैं, पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस बोलना 1, दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस बोलना 1। सर नेगेटिव लगाना, अबे प्लस 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस्ट ऑफ एंगल कितना 120 डिग्री, ये तो हम बात कर चुके बहुत प्यारी। और कॉस 120 कितना होता है सर, वो अभी हमने देखा -1/2 होता है, उसी से तो लाए थे। तो ये और ये गया और एक माइनस बच गया, ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट क्या बचा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1। ऐसा सो रहे हैं अपने, ऐसा हम बहुत करते हैं भैया। देखिए cos 120 तब करते हैं ना जब एडिशन ऑफ 2 वेक्टर करना होता, लिटरली जो पिछले केस में होगा करके देख लो, वो -1 आएगा 1 1 कटेगा और 1 आंसर दे देगा। तो क्या यहां cos 120 लिखा होना चाहिए? नहीं। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लेना है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद द वेक्टर सब्ट्रैक्शन देन थिंक वेक्टर a वो तो वही का वही है एंड माइनस बी वेक्टर एज अ न्यू वेक्टर, एज द थर्ड वेक्टर। अभी दिमाग शांत रहेगा कि यहां पर ये वेक्टर ए वेक्टर है, इसकी चिंता नहीं, लेकिन माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर, क्योंकि ऐड तो इन दोनों को करना है, ऐड इन दोनों करना है भाई, इनको इनको नहीं, इनको इनको नहीं, इनको इनको। तो इनके बीच में एंगल कितना 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल होगा दिस विल बी 60 डिग्री एंड cos 60 -1/2 नहीं +1/2 होता है। तो ये कटेगा जरूर, मतलब 60 मत काट दीजिएगा, वो cos 60 और वो कटेगा जरूर, वो श्योर है, ठीक है। लेकिन आंसर आएगा 1 का स्क्वायर, ध्यान बूझ के इसलिए देखिए लाल रंग से लिखा है। और ये जो R1 निकाल रहे हैं, R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा √3। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन a माइनस बी। अब अगर यही कोई बोले सर b माइनस ए करते तो भी सेम होता, सेम कहानी। उस केस में a को पलटते और माइनस ए, अब उसको नया वेक्टर मान के सोचिएगा, दिमाग अपने आप शांति से उस पर्टिकुलर पॉइंट को निकालेगा जो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिमाग उस पॉइंट को निकालेगा जिसको कैलकुलेट करना है, 1 छुप रहा है इसलिए। समझे अपने इस बात को, समझे कि नहीं, कि हमें a और माइनस b को जोड़ना है, a और b को नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा √3। और अगर इसमें 0 भी होता ना तो वाट लग जाती, वाट, ठीक है, जगमगाने वाली नहीं वाट, दैट इज पावर। 2 वेक्टर्स, सेम जोक रिपीट मत कर, आगे बढ़। ओके, 2 वेक्टर्स हैव द जोक शीप, 2 वेक्टर्स हैव द प्रॉपर्टी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अरे सर कुछ कनेक्शन बिठा रहे हो हर बार। हाँ, जो बातें मैंने बोला, मैंने पहले भी कहा है, ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि मेरे लिए ये सारा डिस्कशन एक कहानी है, जिस कहानी में आप लास्ट में कुछ ग्रास्प, कुछ मैसेज, कुछ इनटेक, कुछ ना कुछ ऐसा अपने साथ लेके जाएंगे जो हर दिन कुछ ना कुछ जब यही इकट्ठे करते रहेंगे, जब आपने वो कमान में तीर आप इकट्ठा करते रहेंगे छोटे छोटे, जैसा रोज रोज बिन बिन के, तो एक दिन इतने सारे होंगे कि धड़ाधड़ मारे जाएंगे आगे और दुश्मन धराशायी होंगे, यानी सवाल, ठीक है। 2 वेक्टर्स हैव द प्रॉपर्टी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम
नॉट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, नॉट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंस भी सेम नहीं होगा, ऑब्वियस बात। तो यहां पर आप नोटिस करिए वो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, यानी वो इसकी बात कर रहा है। तो ऊपर वाला जो है उसको मैं ये देखो ए मिटा रहा हूं, ठीक। अच्छा, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द, पहले डिफरेंस करो ए माइनस बी और मैग्नीट्यूड लगा दो, ये यानी वो कह रहा है ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, बस वो इतना कह रहा है। और फिर कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके सर, इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, और ये जो होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 माइनस थीटा। अभी तो बात की इस पे यार इतनी मेहनत से, ए नहीं, अब मैं अलग पेज पे करूंगा, अगर मुझे फिर से वही बताना पड़ रहा है मतलब अलग पेज, ठीक है। ए सर हमने पूछा कहां, मेरे मन ने कहा ए बी माइनस बी, ये रहा, एरो भी लगा दो, एरो एरो एरो। तो सर अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा, और जब ऐड करो तो ए और बी, जब सब्ट्रैक्ट करो तो ए और माइनस बी, कर ऐड ही रहे हो बट कैसे, सोचो 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 सोचो। चलो, तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, इस पे चर्चा हो रखी है। स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उड़ा दिया, 2ab cos थीटा वहां पर आकर ऐड होगा, हो जाएगा 4ab cos थीटा, ना a 0 ना b 0 ना 4 0, यानी cos थीटा 0। और cos थीटा 0 तब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी एकमात्र ऐसा केस ही होगा। और सिंपल सी बात है, अगर दोनों, अभी देखिए ना, इससे पहले हमने मैग्नीट्यूड ऑफ सम निकाला एंड उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस निकाला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सम क्या आ रहा था 1, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या आ रहा है √3, बट दोनों यूनिट वेक्टर्स थे, इक्वल वेक्टर्स थे, तो जल्दी आसानी से हो गया। बट यहां पर आप देखिए ना, एकदम आसानी से ये भी हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं थीटा 90 है, खुद सोच, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, तो खुद से सोच ये दोनों में दिक्कत कौन दे रहा है, cos थीटा cos 180 माइनस थीटा, और वो सेम कब होगा जब थीटा वैल्यू 90 रख दे, तो यहां भी cos 90 यहां भी cos 90, सिंपल। तो ऐसा कब होता है 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर हो दोनों। ये बात याद रख और खत्म, दोबारा मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, समझ रहे हैं? इन सब चीजों का मतलब आप समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा पर्पस यहां आप लोगों के साथ एक डिस्कशन को करना है, एक चर्चा है जो सिर्फ इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन धड़ाधड़। आप देखिए, मैं एक बोर्ड की सीरीज चलाता हूं, ऐसे ही नीट और जेई की सीरीज शुरू होने वाली है, ठीक है। पहले हम जेई की सीरीज करेंगे शुरू, हिचकी आई, किसी ने याद किया लगता है, ठीक है, जेई का बालक ही होगा, ओके। क्योंकि कई बच्चे हैं जो पर्सनली और इतने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद जानते हैं, तो वो उनके मन की तलब है, तो हमने कहा तलब उनकी और अपनी खुद की मिटाएंगे, और जेई का जो कोर्स है उसको लॉन्च करवाएंगे, ना करेंगे ऑब्वियसली, बट जस्ट फॉर द फन। अच्छा, अब वो जो सीरीज होगा, जैसे बोर्ड वाला सीरीज आप देखेंगे, तो उसमें आई अप्लाई टू अ क्वेश्चन एंड आई एक्सप्लेन अ कंसेप्ट। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्लेन किया 2 मिनट में, इंक्लूडिंग अ क्वेश्चन हैविंग टू वो जो सवाल थे उसमें फ्लक्स निकालना था। यू आर सपोज्ड टू फाइंड फ्लक्स इन बोथ द सिचुएशंस एट डिफरेंट एंगल। ये मतलब 12वीं का है, तो वहां मैंने जल्दी जल्दी सिर्फ क्योंकि मेरा फोकस वहां पर आपसे एक थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना नहीं, रिवीजन करवाना है। 2 मिनट में कोई टॉपिक पढ़ाता है। अगर जिंदगी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी ना सुना हो और पहली बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स आंख के सामने आए, गॉस लॉ नामक चीज आए, उसके एप्लीकेशन पॉइंट, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, 2 मिनट नहीं 2 घंटे लगेंगे उस सेंस को जनरेट करने के लिए विथ न्यूमेरिकल एंड स्पेसिफिक एग्जांपल्स व्हिच टेल्स यू अबाउट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आल्सो। बिकॉज वहां पर एनालिटिकल कह रहा हूं, मतलब जो वर्ड है वो सही है, बट अभी क्या वेक्टर से लिंक कर रखा है, इसलिए मैं उस शब्द को दोबारा नहीं यूज करना चाहता किसी के साथ। तो वहां जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर आपको जो
चीजें अप्लाई करनी होंगी। आपको नहीं लगता है वो उनकी मतलब उन लॉज की वो बातें हैं जो हिडन हैं, जो कहीं ना कहीं अंडरस्टूड हैं उसके मतलब लॉ के मैथमेटिकल वर्जन से, बट अपने को कंसेप्चुअल पॉइंट की तरह नहीं पता, मतलब जो आपका कंसेप्चुअल तरीका है उस फॉर्म में नहीं पता, तो पॉइंटलेस है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन, आज के लेक्चर का डिस्कशन यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो सॉरी पीछे चले गए, जीवन में पीछे जाना नहीं है, बट रिवीजन के लिए जरूरी होता है वैसे, लेकिन ठीक है आगे बढ़ेंगे हम, विल गो अहेड इन आवर लाइफ। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर अब मैं डिफिकल्टी और बढ़ जाएगी, और समझिएगा अब तो डिफिकल्टी भी बढ़ेगी, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना होगा, और डिस्प्लेसमेंट यानी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना होगा। वो उस खाली मैथमेटिकल टूल में सीमित रहकर वहीं के सवाल नहीं लग रहे हैं भाई, वेक्टर इज ए मैथमेटिकल टूल, इसलिए मैं इतना आराम से, मैं डिफरेंशिएशन देखिएगा जो मैंने पढ़ा है, इंटीग्रेशन देखिएगा, जब तक वो एकदम ऐसे दिलो दिमाग में बैठ ना जाए क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तब तक मजा नहीं आता वो, क्योंकि वो हर जगह यूज होने वाला है, ये भी हर जगह यूज होने वाला है। तो मैं थोड़ी वहां लॉज ऑफ मोशन में, वर्क पर एनर्जी में, रोटेशन में, फ्लूइड्स में, इलेक्ट्रिसिटी एक ही आएगा, इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो एक ही जगह आता है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, बट ठीक है चलिए छोड़िए। तो ये सारी चीजें जब वहां अप्लाई करेंगे तो हम वेक्टर खेलेंगे, डिफरेंशिएशन खेलेंगे नहीं, बी डन विद दैट वंस एंड फॉर ऑल, खत्म खत्म बात। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लगाएंगे, इससे हमारा थोड़ा थॉट प्रोसेस और डेवलप होगा, और कुछ उसके बाद ऐसे सवाल आएंगे जहां हम एक्स और टी, मतलब जो आपका एक्स ऑफ टी या वाई ऑफ टी, या कह लो उस पर्टिकुलर जो मोशन को, ठीक है, उस पर्टिकुलर मोशन को जो हम अलग करके लगा रहे हैं, ठीक है, जो मतलब हम उसको अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, वो समझेंगे। ठीक है, देखिए अब ये तो बात हुई हमारे क्या हम आगे देखने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, और कौन कौन से पॉइंट हैं जो हम उठाएंगे कंसेप्चुअली। अब लास्ट में एक थॉट, एक पॉइंट जो मैं चाहता हूं आप अपने तक, मतलब उसको पहले तो एनालाइज करें कि बात सही है कि नहीं, एंड आफ्टर जजिंग दैट एक्सेप्ट इट, वो हिंड्रेंस तभी पार होगा। चलिए, मेहनत इसीलिए मत करिए कि आपको सामने वाले को दिखाना है। हम अपने जीवन में मेहनत बहुत बार ये सोचकर करते हैं कि दुनिया देख रही है, और हम रात दिन लगे रहें तो दुनिया देखकर कहेगी कितना मेहनती और कितना, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग एनीथिंग फॉर अ पर्पस, फॉर अ रीजन, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग विल हेल्प यू इन द फॉर्म ऑफ अ रीजन। जब आप उसके आउटपुट को अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जब तक वो फुलफिल ना हो, या दुनिया के हिसाब से जो एक बेसिस है उस आउटपुट का, वो जब तक फुलफिल नहीं होगा, सिंपल एंड रिजल्ट, तब तक नोबडी केयर्स। अगर आप कम मेहनत करके भी वही सेम पॉइंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा मेहनत करके भी सेम पॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जस्ट थिंक विच इज आपके लिए कौन सा स्मार्टर वे है, बिकॉज द एंड पॉइंट इज, फिजिक्स की बात करूं, क्वेश्चंस होने चाहिए। तो फर्जी तरीके से मेहनत किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी की नजरों में उठने की जरूरत नहीं है, ये वो समझेगा जो प्रिपरेशन कर रहा है, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, और मैं किस पॉइंट पे हिट करना चाहता हूं साइकोलॉजिकली। कि अगर आप किसी को दिखाने के लिए मेहनत करेंगे तो आप सिर्फ दिखाते रह जाएंगे, और अगर आप यूजफुलनेस के साथ काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं द एंड प्रोडक्ट will make everybody feel happy, even though they don't think that this is hard work according to them. If this is hard work according to them, ठीक है, so don't worry about anything. आप अपने आसपास एक ऐसा अदृश्य वातावरण तो नहीं, एक ऐसा सेग्रीगेटेड एक ऐसा वॉल बना दीजिए, इमेजिनरी वॉल बना दीजिए जो आपको बाहर के थॉट से वंचित रखे, एंड आप उन थॉट्स को जब लें तो पहले उस मेम्ब्रेन पर एक छन्नी लगी, जो मतलब जो वहां मेम्ब्रेन है उससे पहले वो छने, और जो हमारे लिए, हमारे हिसाब से, हमारे जो हमें लगता है सही चीज है, क्योंकि जब तक यहां और यहां फीलिंग वाइज उसको एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, लॉजिक एंड फीलिंग वाइज एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, तब तक डेली बेसिस पे ग्राफ ऐसा ऐसा बोलता रहेगा कि करें कि ना करें, करें कि ना करें, एंड दैट विल वेस्ट वेरी मच ऑफ योर टाइम। सो इट्स बेटर एक आपका सेपरेटेड एटमॉस्फेयर और एक मेम्ब्रेन छानने के लिए लगाइए, एंड जो भी आपने स्टेप लेने का सोचा है, आफ्टर योर थरो थिंकिंग, टेक इट, एंड वंस यू टेक इट टू द एंड।